नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। भाजपा ने प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद पहली बार अपने गृह नगर ग्वालियर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंच साझा किया और कांग्रेस के 5000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करा दिया। कांग्रेस ने भी सड़क पर उतरकर विरोध का जतन किया, लेकिन ये जतन गंभीर प्रयास कम, औपचारिकता ज़्यादा रहा, क्योंकि किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने इसमें शामिल होने की जहमत नहीं उठाई। इस कार्यकर्ता बदल समारोह ने ग्वालियर चंबल अंचल में बची कुची कांग्रेस को भी वेंटिलेटर पर ला दिया है। 6 महीने बाद ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने अपने क्षेत्र में हुंकार भरी तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सिंधिया का साथ देते हुए पूर्व की कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कमलनाथ सरकार पर भड़ास निकाली। सिंधिया बोले, शिवराज जी, मेरा एक एक दिन पार्टी के लिए, जनता के लिए समर्पित रहेगा। मुझे गर्व है प्रद्युम्न पर, जो जनता के लिए खुद नाली में उतरकर सफाई करता है। शिवराज जी, ये कार्यकर्ता आपकी सेना है। सिंधिया ने कांग्रेस की 15 महीने की सरकार को भ्रष्टाचारी बताया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने तो कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया था, कमलनाथ ने तो वल्लभ भवन में जनता के लिए लॉकडाउन लगा दिया था और वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी घड़ी देखकर मुलाकात करते थे और विधायकों को भी मुलाकात के बाद घड़ी बताया करते थे। एक संकल्प था हमारा कि 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई थी, एक आशा अभिलाषा इन सभी लोगों की थी। एक आशा अभिलाषा थी कि विकास और प्रगति का एक दरवाजा खुलेगा। एक आशा अभिलाषा थी कि एक साफ सुथरी सरकार बनेगी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि भ्रष्टाचार की नदी गली गली में इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में बहाने का काम किया। हाँ, एक चीज में मैं मानता हूं, कमलनाथ जी मोदी जी से आगे थे। मोदी जी ने तो लॉकडाउन करवाया था कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन कमलनाथ जी ने मोदी जी के 15 महीने पहले से ही वल्लभ भवन में जनता के लिए लॉकडाउन करा दिया। तो फिर शिवराज हैं। चुटुले अंदाज में तीखा हमला बोला। कहा, भोपाल में भारी बारिश हो रही थी, आना मुमकिन नहीं था, लेकिन मैं कमलनाथ नहीं हूँ, वादा निभाऊंगा। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या भाड़ झोंकने के लिए मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ? सीएम शिवराज यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सिंधिया जी ने तो वचन निभाया और सड़क पर उतरने की बात कमलनाथ ने कही तो महाराज ने कमलनाथ को सड़क पर ला दिया। सीएम शिवराज ने इसी अंदाज में कमलनाथ पर कई तीखे वार किए। संभव हो रहा है और सचमुच में कमलनाथ तुम गलत जगह भिड़ गए। जब उन्होंने कहा कि जनता के वादे, जनता से जो वादे किए पूरे करो, वचन निभाओ और नहीं तो मैं सड़कों पे उतरूंगा, तो उनका उतर जाओ सड़क पे। तो महाराज ने कमलनाथ को ही सड़क पे ला दिया। अरे कमलनाथ की सरकार थोड़ी प्रदुम्न, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खूब चप्पल पहन के जनता की जबरदस्त सेवा करो। ऐसे हमारे साथी भाई प्रद्युम्न तोमर जी और यहाँ उपस्थित मेरे वो सभी भाई और बहन जिनने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आप सबका स्वागत है। तो जाहिर है भाजपा ने अपने तेवरों से दिखा दिया है कि वह इन उपचुनावों को कितनी गंभीरता से ले रही है। इसके साथ ही धुर विरोधी पार्टी हित में एक मंच पे साथ पे लिया है वो, और पहला मौका था कि जब सिंधिया के साथ जयभान सिंह पवैया ने मंच साझा किया। अब कांग्रेस ने विरोध के लिए विरोध किया, कुछ कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी भी दी, लेकिन कोई बड़ा नेता इसका नेतृत्व करने नहीं पहुंचा। यदि वाकई विरोध करना था तो कमलनाथ या किसी बड़े नेता को वहां पहुंचना था, लेकिन बड़े नेता भोपाल से ही कोरोना की दुहाई देते हुए सिंधिया के दौरे का विरोध करते रहे। जहां मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है कि संडे लॉकडाउन रहेगा, उस समय में सिंधिया जी आकर सरकार के नियम को तोड़ रहे, लॉकडाउन को तोड़ रहे, जनता को कोरोना जैसी बीमारी
की ओर झोंक रहे, इतना बड़ा पाप सिंधिया जी आके कर रहे हैं। यह दो बड़े अपने आप को टाइगर की बात करते हैं और पूरी तरीके से मेमने साबित हो रहे हैं। ये 50,000 का आंकड़ा मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित का आ रहा है और ऐसे समय में जनता को इस बीमारी के तरफ झोंकने का अगर कोई कुकृत्य कर रहा है तो वो सिंधिया जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो बहरहाल अब सिंधिया ने तो ताकत दिखा दी है, अब कमलनाथ को दम दिखाना बाकी है। इसके बाद साफ होगा कि प्रदेश में कमलनाथ रहेंगे या कमल ही नाथ रहेगा। तो आगे इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। भटनागर जी, आपने सुना दोनों नेताओं को, शिवराज जी को भी सुना है, सिंधिया जी को भी सुना, और एक जो मैसेज देने की बात थी और पहली बार इतना खुला हमला अपने क्षेत्र में उन्होंने कमलनाथ का लिया है। अभी तक तो वो कहते थे टाइगर जिंदा है या संकेतों में बोलते थे, आज पहली बार कहा, लॉकडाउन की बात की, मोदी की बात की, भ्रष्टाचार की बात की कि कैसे भ्रष्टाचार गली गली पहुंचा दिया गया था। तो क्या मान लिया जाए कि अब ये तेवर और तीखे होना और शेर ने अपनी टेरिटरी में जब वो पहुंचा है, इस पर हालांकि प्रभु जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन शेर ने जिस प्रकार से आज दहाड़ मारी है तो उसकी गूंज आने वाले दिनों तक, लंबे समय तक सुनाई देगी, कांग्रेस को भी खास तौर पर। कांग्रेस तो उस गूंज को महसूस कर ही रही है। सरकार गंवाने के बाद इंडिया का जो प्रहार कांग्रेस पे हुआ है उससे तो उस गूंज तो अब कांग्रेस के उससे जानी ही नहीं। निश्चित तौर पे आवाज 15 महीने तक था। एक फिल्म में डायलॉग था, अनुपम खेर और जी प्रकाश जी, अनुपम खेर और शायद उसमें दिलीप कुमार थे, कोई फिल्म थी जेल वेल में, उसमें एक थप्पड़ की गूंज वाला जो हिसाब किताब था, तो वो मुझे लगता है कि वो थप्पड़ कांग्रेस खा चुकी सिंधिया के हाथों। चलिए तो कुछ उसकी तकनीकी गूंज कारणों से लंबे आपकी समय आवाज़ हम तक रहेगी। नहीं पहुंच पा रही। भटनागर जी, हम आपके पास आऊँगा। प्रभु जी, वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाह रहा हूँ जो भी मैंने प्रकाश जी से किया। बिल्कुल मनोज जी, जो हालत है वहाँ पर यदि हम कहें कांग्रेस की, तो बड़ी बुरी स्थिति में कांग्रेस है। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर हमला कर रहे हैं, जो स्थितियाँ बता रहे हैं कांग्रेस की, तो वाकई में सोचने वाली बात है। और सिंधिया ने भी लगभग वही सारी चीज़ें कही हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पूरे कार्यक्रम का ये है कि जिस तरीके से वहाँ पर कांग्रेस जिन 16 सीटों पर चुनाव होने हैं, कांग्रेस के जो पुराने विधायकों वाली सीटें हैं, वहाँ के साथ ही 3 दिन के शो में लगातार वहाँ पर कराया जा रहा है। तो ऐसे कुल 26 विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के यदि नेताओं को वहां पर चैलेंज है उनके सामने, तो उनको वहां पर मौके पर जाना चाहिए था, वहां पर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन बड़े नेता वहां पर गए नहीं, छोटे कार्यकर्ताओं के दम पर ही जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो पूरी स्थितियां कांग्रेस की बता रही है कि वो किस स्थिति में जाकर वहां पर संघर्ष करना चाहती है। यदि वो वाकई में मैदान पर उतरना चाहती तो बड़े नेताओं को वहां पर लीड करना चाहिए था, उनके दम पर ही वहां पर उनके कार्यकर्ताओं में जोश आता है। और मनोज जी, एक बड़ी बात यहाँ पर कल के एक अखबार में खबर भी छपी थी कि डॉक्टर गोविंद सिंह जो मंत्री रहे हैं कमलनाथ सरकार में, दिग्विजय सिंह सरकार में भी मंत्री रहे हैं, ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेता माने जाते हैं, उनने तो ये तक कह दिया था जब उनसे किसी ने सवाल किया कि 10,000 कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होने वाले हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा कि 10,000 कार्यकर्ता तो कांग्रेस के बचे ही नहीं है वहाँ पर। तो ये एक जो सवाल है कांग्रेस के अंतर विरोध जो नजर आ रहा है, वो अपने आप में सोचने लायक बात है कि क्या हो रहा है कांग्रेस में, किस तरीके की कांग्रेस के पीछे कहते हैं दिग्विजय सिंह पूरी कांग्रेस को संभाले हुए, उस अंचल के भी प्रभाव है दिग्विजय सिंह का, वो वहां पर नहीं जा रहे हैं। कमलनाथ भोपाल में बैठकर लीड कर रहे हैं, जीतू पटवारी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वहां पर मौके पर जाने की कोई बात नहीं कर रहे। तो इस तरीके से जो पूरी चीजें जो चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बता रही कि कांग्रेस की तैयारी को दिखा रही है कि कांग्रेस कितनी कमजोर स्थिति में है, कितने कमजोर ढंग से वो तैयारी कर रही है पूरे चुनाव को लेकर, और किस तरीके से वहां पर वो डिफीट खाने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। तो तैयारियां तो प्रभु जी आपने कहा कि दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी जिस प्रकार से लगी हुई है, लेकिन आज जो औपचारिकता निभाई, सुखदेव पांसे हमने देखे, सज्जन सिंह वर्मा, कई सारे नेता या पूर्व मंत्री भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा गोविंद सिंह का भी या कांग्रेस के और भी दिग्गज नेता चाहते तो ग्वालियर जा सकते थे
और इस विरोध का नेतृत्व कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। हाँ बिल्कुल मनोज जी, वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को यदि लीड करना है तो कांग्रेस को खुद बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कमलनाथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कमलनाथ वो नेता है जिनके दम पर, जिनको कि कांग्रेस फिर से मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रही है यदि वो जीतती है तो उस नेता को तो कम से कम वहां पर जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं को आपने बरसात के इस मौसम में छोड़ दिया कि वो जैसे चाहे चले जाए, उसमें पता नहीं कितने कार्यकर्ता थे, कितने की भीड़ जुटाई गई, वो भी समझने का सवाल है। जिस तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान को यदि हम सही माने तो 10,000 कार्यकर्ता भी नहीं है तो फिर इतनी भीड़ आप कहां से लेके आ गए। तो ये स्वाभाविक तौर पर एक जुटाई हुई भीड़ भी हो सकती है, जिससे उनको कांग्रेस को बचना चाहिए था। यदि नेता वहां पर जाते, विरोध प्रदर्शन करते, यदि विरोध करना है तो चीजें समझ में आती कि वाकई में कांग्रेस वहां पर मैदान में दिखाई दे रही है, जहां की 16 सीटें जो भाग्य विधाता है मध्य प्रदेश की। बिल्कुल एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये 16 सीटें ही मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी अगली, वो निर्णायक फैसला देने वाली है। तो वहां पर यदि इस तरीके की कांग्रेस का ये रवैया है तो अपने आप में समझने लायक बात है कि कांग्रेस किस गति को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। भटनागर जी, जो कुछ प्रभु जी ने भी कहा, और पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं मार्च से लगातार जब से कांग्रेस की सरकार गई है, बीजेपी की सरकार बनी है, वर्चुअल रैली के बाद ये पहला बड़ा मौका था। हालांकि इसके पहले उज्जैन इंदौर के दौरे पर सिंधिया अकेले गए थे, देवास क्षेत्र में वो साथ गए थे सिंधिया वो, लेकिन ऐसा मजमा और ऐसा मैसेज नहीं गया था जैसा आज ग्वालियर से दिया है। कांग्रेस भले, कल हमने देखा था गोविंद सिंह का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने बीजेपी दावा कर रही है कि इतने कार्यकर्ता शामिल होंगे, इतने तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे ही नहीं हैं। उसके बाद भी कांग्रेस ने विरोध की बात की और ये कहा कि हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरे के घेराबंदी कर रहे हैं, और एक उन्होंने भी एक आंकड़ा दे दिया कि इतने 1000 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। हालांकि पुलिस का कहना था कि 160-70 कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। लेकिन इन सब के बीच में जिस प्रकार का जो भाषण आज शिवराज जी का था या सिंधिया का था, उसके बाद और जब कोरोना के चलते जब चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन जारी कर दी बिहार को लेकर, तो जाहिर तौर पर कि मध्य प्रदेश में भी अक्टूबर तक चुनाव संभावित हैं। तो इन सब के बीच अब बीजेपी की रणनीति और आगे क्या हो सकती है, क्योंकि दोनों नेताओं ने एक ताकत दिखाई दी है, बाकी सारे विरोधी मंच पर एक साथ नज़र भी आ गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मनोज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े रणनीतिक तरीके से संकेत दिया है कि पूरी पार्टी बीजेपी सिंधिया के साथ है। अब वहाँ पर मंच पे यदि जयभान सिंह पवैया और प्रभात झा की भी मौजूदगी है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई अंतर्विरोध हो सकता था तो उसको उसने काबू कर लिया है। तो एक सबसे बड़ा संदेश है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, बीजेपी के जो प्रमुख लीडरशिप है उससे जाके मिलते हैं, तो वो सिंधिया की तरफ से अपना एक मैसेज था। और ये ग्वालियर चंबल संभाग चूँकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही इलाका है, और सबसे ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने हैं, लेकिन सिंधिया के समर्थक तो शायद वहाँ 10,000 से ज़्यादा निश्चित तौर पे हैं। मुझे लगता है कि सिंधिया समर्थकों में पूरा एक जो शक्ति प्रदर्शन वाली बात है वो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर चंबल संभाग में की है, और पूरी बीजेपी ने इसमें उनका साथ दिया है। तो जो लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए उनमें बीजेपी के लोग भी हैं, जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए वो लोग भी हैं, और ये 3 दिन तक लगातार ये सारे लोग अगर वहाँ पे रहेंगे तो एक बहुत स्पष्ट संदेश जा रहा है कि सिंधिया और बीजेपी मिलके वो जो 1 और 1 11 होने की बात कही गई थी, तो मुझे लगता है कि वो 1 और 1 11 सामने दिखने लगा है। लेकिन ग्वालियर में एक और चीज़ निकल कर आई, बाकी जो कांग्रेसी दावा कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये पहली बार है कि सिंधिया को उनके गढ़ में काले झंडे दिखाए, विरोध का सामना करना पड़ा। तो वाकई ये उतना बड़ा विरोध इसको मान सकते हैं कि सिंधिया को चुनौती देने की स्थिति में कांग्रेस दिख रही है ग्वालियर में? देखिए, मुझे सुबह की एक खबर पता है कि कांग्रेस के 2 नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया जी, कि ये मतलब काला झंडा दिखाएंगे। आप इससे अंदाज लगाओ कांग्रेस की स्थिति का। कांग्रेस के ठीक है कि वहाँ कमलनाथ निश्चित तौर पे काला झंडा दिखाने नहीं जाएंगे, या दिग्विजय सिंह काला झंडा दिखाने नहीं जाएंगे, लेकिन जो ग्वालियर के स्थानीय बड़े नेता हैं, चाहे वो अशोक सिंह हो, चाहे वो अशोक शर्मा हो, चाहे फिर वो ये जो कांग्रेस के वहाँ पे एक रामनिवास रावत आ सकते थे, कार्यकारी युवक कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, तो कई सारे लोग वहाँ पर हैं कांग्रेस के जो अभी हाल सिंधिया के साथ नहीं गए। कम से कम वो तो आते सामने। और गोविंद सिंह ने जब मान ही लिया कि 10,000 तो हमारे कार्यकर्ता ही नहीं है, तो कम से कम जो कार्यकर्ता आज बचे कांग्रेस के, कम से कम उन्हें निकाल के ढंग का शक्ति प्रदर्शन किया होता, कोई 200-400-500 लोग गिरफ्तार हुए होते, तो भी लगता है कि कांग्रेस सिंधिया का विरोध कर रही है। तो मुझे लगता है एक औपचारिकता उन्होंने ग्वालियर में पूरी की, 8-10 लोगों ने झंडे दिखा के गिरफ्तारी दे दी।
एक औपचारिकता यहाँ पर सुखदेव पांसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कर ली, विरोध की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर इस औपचारिकता में फंसी रही तो बीजेपी तो अपना काम करती जा रही है। और उन्होंने एक बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया, पूरी बीजेपी जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है, सारे लोग साथ में हैं उनके। और अब वहाँ पर जो वही बात है कि अब उनकी पूरी ताकत सामने दिख रही है, क्योंकि जैसा प्रभु ने कहा जी कि ये जो 16 विधानसभा क्षेत्र हैं यही सत्ता के लिए निर्णायक है। और मध्य प्रदेश की जो सत्ता है, हमने अपने कार्यक्रम का नाम ही रखा है सत्ता का फाइनल। बिल्कुल। इससे स्पष्ट है कि सत्ता का फाइनल अभी बाकी इन 27 जो उपचुनाव के परिणाम आएंगे वो बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति आने वाले समय में, यानी अगले जो 3-1 साल का जो समय बचेगा उसमें किसके नियंत्रण में रहेगी। बिल्कुल। एक बात और, जैसा आपने कहा भटनागर जी और प्रभु जी, आप जी भी कह रहे थे, अब ग्वालियर चंबल के बाद निश्चित तौर पे, क्योंकि मालवा में भी 5 से ज़्यादा सीटें हैं, इसके बाद छुटपुट सीटें कई सारे बुंदेलखंड में हैं, महाकौशल में हैं, तो इसके बाद क्या मान के चले इसी तरह के मेगा शो हमको इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका बीजेपी दे सकती है इन क्षेत्रों में भी। देखिए, एक तो ये चूँकि कांग्रेस के लिए मालवा में बीजेपी ऑलरेडी वैसे भी मजबूत है और मालवा में भी ग्वालियर रियासत का बड़ा हिस्सा है, तो निश्चित तौर पे मालवा के अंदर भी सिंधिया राज घराने का असर है। मध्य भारत का जो क्षेत्र है पूरा वो ग्वालियर रियासत से प्रभावी रहा है, वहाँ पे ग्वालियर रियासत रही है, बीच में कुछ अलग अलग राजे रजवाड़े रहे हैं, लेकिन सिंधिया घराने का वहाँ असर है। तो मुझे लगता है कि यही प्रैक्टिस आपको हर जगह देखने को मिलेगी। बीजेपी अपनी पूरी एकजुटता दिखाएगी, हर क्षेत्र में आपको थोड़े समय बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय भी साथ में नजर आएंगे। आज पिछली बार जब सिंधिया जी गए थे तो शायद कैलाश विजयवर्गीय वहाँ नहीं थे, लेकिन वो उनके घर तक गए थे। तो निश्चित तौर पे सिंधिया जी को पता है कि उनके समर्थकों को जिताना उनके लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग कांग्रेस छोड़कर आए उनके लिए उनको जिताना, तो बीजेपी और सिंधिया दोनों की प्रतिष्ठा एक ही चीज़ से जुड़ी हुई है, वो है इन उम्मीदवारों की जीत। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उसके सारे प्रयास करेंगे। प्रभु जी, अभी तो सिंधिया ने अपने क्षेत्र में ताकत दिखाई है, लेकिन अब महाकौशल में भी कुछ सीटों पर चुनाव है। कमलनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र है, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी हो गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो दबाव एक तरह से उन पर भी बढ़ गया होगा कि वो अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा बड़ा प्रदर्शन करें बीजेपी को जवाब देने के लिए। और बीजेपी भी चाहेगी कि अब महाकौशल, बुंदेलखंड जैसे अलग अलग इलाकों में जहाँ चुनाव है बाकी सीटों के, वहाँ पर जाकर सीधे कांग्रेस को इस प्रकार की चुनौती देगी। देखिए मनोज जी, जो आज कांग्रेस ने किया है ग्वालियर में, उसका जवाब कांग्रेस को पूरे प्रदेश में मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के यदि संगठन को हम जितना समझते हैं तो हम यही आशय निकाल सकते हैं कि अब शायद मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं, वो 52 के 52 जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की मुहिम चलेगी। अभी जब ये 3 दिन के इस शो में, जैसे मैंने अभी बताया कि 26 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको वहाँ पर लिया जा रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को यदि ये कदम उठाना था तो आज 5 महीने हो गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा में शामिल हुए। 5 महीने में कांग्रेस ग्वालियर में ऐसा माहौल बना देती कि ग्वालियर स्टेशन पे या ग्वालियर एयरपोर्ट पे जहाँ से भी सिंधिया आ रहे थे, सिंधिया को प्रवेश करने की हिम्मत ना होती। इतना माहौल यदि वहाँ पर अपना क्रिएट कर लेती तो समझ में आता। अब जब आज भारतीय जनता पार्टी के पहले से प्री प्लान्ड शो है, वहाँ पर प्रोग्राम है, तो वहाँ पर एक कांग्रेस का अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जाना, एक तरीके से विरोध की केवल औपचारिकता निभाना भीड़ जुटाकर, तो ये कहीं पर भी कांग्रेस के संगठन के हिसाब से मुझे उचित नहीं लगता है। यदि आपको करना था तो ऐसी जमावट आपको करनी चाहिए कि वो सामने वाले वहाँ कार्यक्रम करने से ही हिचक जाते, वो इतनी हिम्मत ना जुटा पाए वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर आपके कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपने भाजपा में शामिल कर रही है। आप जो है संगठनात्मक बैठकें कर रही है, वहाँ पर चुनावी रणनीति बना रही है, आप केवल झंडे डंडे हिलाते हुए घूम रहे हैं वहाँ पर। तो ये कांग्रेस की जो तैयारी है, ये अपने आप में एक कांग्रेस के दिवालियापन को दिखाता है कि कांग्रेस कहाँ कमज़ोर है और वो क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहती है। इस पूरे मामले में मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि काले झंडे दिखाने से होता क्या है वहाँ पर। एक दिन आपने केवल प्रतीकात्मक झंडे दिखा के आप चुनाव नहीं जीत जाएंगे, जनता में कोई ऐसा माहौल नहीं बन जाएगा। ग्वालियर वो अंचल है जहाँ पर हम देखते रहे, चाहे ज्योतिरादित्य हों, चाहे उनके पिताजी माधवराव सिंधिया हों, चाहे राजमाता हों या फिर और भी सिंधिया परिवार के लोग, तो वो यदि वहाँ पर हैं तो ग्वालियर की जनता उनके सपोर्ट में खड़ी होती है, उनके विरोध में आज तक दिखाई नहीं दी है। तो आप ऐसा उसको, यदि आपको ऐसा करना है, उसका विरोध करना है, तो दिमाग पे, मानसिकता पर चोट कीजिए, लोगों की मानसिकता बदलने का प्रयास कीजिए। घर घर कैंपेन करना चाहिए था कांग्रेस को। एक सड़क पर एक अचानक भीड़ जुटाना, 15 मिनट का, आधे घंटे का एक शो कर देना और उम्मीद मान के चलना कि इससे पूरा बदलाव हो जाएगा, तो परिवर्तन ऐसे नहीं आता है।
तो आपको लग रहा है कि इतने लंबे समय की जो आदतें हैं कांग्रेस में भी, खास तौर से जो महाराजा कहने की, राजा कहने की, नाथ कहने की, या बाकी में भी, वो इतनी जल्दी बदल जाएगी? और अगर इस मानसिकता पे चोट करने लायक उनके पास संगठन होता, विचार होता, तो जो उनका सेवा दल है उसका आज पतन नहीं हुआ होता, संघ की वो टक्कर में खड़ा होता और अच्छे से काम कर रहा होता। खुद कांग्रेस के अंदर ये दिवालियापन जो आप कह रहे हैं, वैचारिक दिवालियापन, वो नहीं दिखाई देता? स्वाभाविक तौर पर मनोज जी, कांग्रेस को यदि लड़ना है तो कैडर बनाना पड़ेगा, अपना कैडर बेस्ड लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोगों ने सत्ता के फाइनल में एक दिन और चर्चा की थी, तब यही बात उठ कर आई थी कि यदि 2018 में कांग्रेस सत्ता तक पहुंची है तो उसके पीछे दीपक बावरिया ने जो संगठन को मजबूत किया था, कैडर बनाया था कांग्रेस का, उसका योगदान था। आप अपने मूल कैडर को भूल रहे हैं, आप अपने सेवा दल को भूल रहे हैं जो कि आपके लिए काम करता है। उसके बजाय आप केवल ये शो बिजनेस में यदि आ गए हैं तो शो बिजनेस का कोई फायदा होता हुआ दिखाई नहीं देता। भटनागर जी, एक और बड़ा युवा नेताओं का हल्ला मचा था कुछ दिन पहले। तो आज चूंकि एक युवा नेता ने अपने क्षेत्र में हुंकार भरी, तो विरोध के लिए बहुत अच्छा होता कि अगर बगल से जयवर्धन चले जाते, जीतू पटवारी को भेज दिया जाता, नकुल नाथ चले जाते, तो कम से कम एक औपचारिकता पूरी होती। और एक ये देखने में आ जाता कि लीडरशिप, ये यूथ जो अपने दम पे खुद कह रहे हैं कि हम बड़े नेता हैं, कोई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहा है, कोई युवाओं को नेतृत्व की बात कर रहा है, तो उनके भी कम से कम एक पता लग जाता है कि उन पर टेम्परामेंट कितना, उनमें कितनी शक्ति है, वो कितनी भीड़ जुटा सकते हैं या विरोध किस स्तर तक वो कर सकते हैं। देखिए मनोज, कांग्रेस को विरोध की आदत ही नहीं है। बहुत कम कांग्रेसी ऐसे हैं जो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी प्रभु कह रहे थे जी, कि वही एक सबसे बड़ी समस्या, कांग्रेस के नेता तो खुद कहते हैं कि वो कोई जन आंदोलन है। अब किस चीज़ का आंदोलन है समझना मतलब किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो कांग्रेस जो स्वतंत्रता के समय लड़ाई में के दौर में थी और 70 साल बाद आज की कांग्रेस, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन जब दिग्विजय सिंह कहेंगे तो वो ये कहेंगे कि भाई ये केडर बेस्ड पार्टी नहीं, एक जन आंदोलन है। तो जन आंदोलन में ये जो अराजक स्थिति है संगठन की कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर जो संगठन है बहुत कोई नियम कायदे से चलने वाला संगठन नहीं है। हाँ, वहाँ नेता अपनी मर्जी के मालिक हैं और नेताओं से कांग्रेस है। लीडर जब केडर अगर पार्टी के पास होता है तो केडर से पार्टी होती है या नेताओं से पार्टी है। और नेताओं के पीछे जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, तो जो नेता कहेगा उनके लिए पार्टी, या पार्टी का जब बेचारे दीपक बावरिया आए थे, उन्हें एनजीओ में काम करने का अनुभव था, उन्होंने एक एनजीओ की तरह कांग्रेस का राजनीतिकरण या संगठन खड़ा करने की कोशिश की। मंडलम जैसे शब्द कांग्रेस के अंदर बहुत, जहाँ पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटियाँ हुआ करती थी, जहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी होती थी, वहाँ पे उन्होंने मंडलम जैसा शब्द का वो किया। ये आरएसएस की विचारधारा से मेल खाता है, ये बीजेपी के संगठन के काम करने का तरीका है। नसीहत भी दी थी। हाँ, नसीहत भी दी थी कि वो आरएसएस से खुद प्रभावित है। बिल्कुल भाई, आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उससे दीपक बावरिया खुद प्रभावित थे। लेकिन कोई व्यक्ति वैसा संगठन खड़ा कर दे, जैसे आपने कहा था कि सेवा दल आरएसएस के मुकाबले, ये बहुत कठिन काम है। आरएसएस का जो नेटवर्क है, वहाँ पे पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, अपना घर बार छोड़ के संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं। अब कांग्रेस में ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? जब आप शुरू से ही आज़ादी के बाद सत्ता में हो, तो सत्ता की जब दौड़ में आप शामिल हो तो हर आदमी सत्ता का स्वाद चखना चाहेगा। इस तरह की बुराइयां आप निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में भी आती जा रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस तो उन पर बहुत आगे जा चुकी है। प्रभु जी, क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से जो विरोध की बात की, संगठन की बात की, लेकिन अब चुनाव की अगर हम बात करें कि जो बाकी सीटों पर उपचुनाव होना है, और कांग्रेस के बाद दोहरा संकट, जैसा आपने जिक्र पहले भी किया कि कांग्रेस चाहती तो पहले उम्मीदवार घोषित कर सकती थी, लेकिन वो कांग्रेस अगर ग्वालियर में अगर वो 2-4-5 हज़ार कार्यकर्ता नहीं जुटा पाती और एक ऐसा आदमी, ऐसा नेता जिसने उनकी सरकार गिरा दी, उसका विरोध ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में बड़ी चुनौती तो उनके सामने पहले उसी इलाके में पहले उम्मीदवार खोजना होगी, फिर बाकी जगह। स्वाभाविक तौर पर मनोज जी, कांग्रेस को उम्मीदवार का संकट सबसे ज़्यादा है, और जिताऊ उम्मीदवार तो बड़े एक ये कहें कि चांद तारे तोड़ने जा रही सी स्थिति है कांग्रेस के लिए कि वो जिताऊ उम्मीदवार किसको नहीं। जी हाँ, टिकाऊ भी एक मुश्किल शब्द हो गया है कि आप जो उम्मीदवार तय करें, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी में अगले दिन दिखाई दे जाए। तो ये एक बड़ी स्थिति उदाहरण है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का लोकसभा उम्मीदवार इसी अंचल का तोड़ लिया था। भिंड के जो सांसद भागीरथ प्रसाद जो है, टिकट कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में जाकर बैठ गए थे। तो ऐसे चीज़ें भी वहाँ पर सामने आ सकती है। तो कांग्रेस को यही देखना होगा कि कैडर से उनका है, जब कैडर आपका मजबूत होगा, विचारधारा से होगा, जैसा कि भटनागर जी कह रहे थे, संघ की विचारधारा के लोग भाजपा में आते हैं, बिल्कुल वो बहुत आसानी से नहीं टूटते।
तो वैसा आपको एक नीचे से अपने कैडर बनाना होगा, ये ग्रूम करना होगा नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता से नेता बनाए आप, उसको फिर चुनावी उम्मीदवार बनाए। तो वो प्रभु grooming का जो कांग्रेस से process है, उम्मीद कर रहे हैं केडर की। तो वो वैसा यदि आपको लड़ना है, जब सामने मुकाबला, देखिए मनोज जी, जैसा सामने आपके तलवार लेके कोई उम्मीद खड़ा है सामने प्रतिद्वंदी, तो आपको तलवार से ही लड़ाई लड़नी होगी। फिर उसको आप जो है ढाल से नहीं लड़ सकते उससे। उसको यदि हमला ढाल से आप अपना बचाव कर सकते हैं, उस पर यदि चोट करनी तो आपको तलवार ही निकालनी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो रीति नीति तरीका है, आपको उसका मुकाबला करना है तो कम से कम आपको वैसा करना होगा, और ये प्लस उससे कुछ और आगे बढ़कर करना होगा, तो आप मुकाबला कर सकते ढाल हैं। तलवार तो कांग्रेसी नेताओं में हमेशा खिंची रहती है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय भी और इजाज़त नहीं दे रहा है। तो बहुत क्षमा के साथ आप दोनों को यहीं रोकूंगा। तो निश्चित तौर पर जो दोनों हमारे सहयोगियों ने कहा, प्रकाश जी ने और प्रभु जी ने, कि कैडर और लीडर दो बड़ी चीज़ें होती किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन कांग्रेस में फिलहाल इसका अभाव दिख रहा है। लीडर हैं लेकिन ऐसे हैं कि जो समय समय पर वो दिखाई देते हैं मौसमी टाइप, कि जब वो उनका ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो निकलते हैं, या तो बयान दे देते हैं, या ट्वीट कर देते हैं, या दो मिनट की बाइट देते हैं और कहीं छुप जाते हैं। ऐसे में एक ऐसी पार्टी जिसके पास लीडर भी और कैडर भी है, उससे मुकाबला, और वो भी उस स्थितियों में, क्योंकि जब पूरा उपचुनाव का दारोमदार, सरकार का दारोमदार उस उपचुनाव पर टिका है, तो ऐसे में जो कांग्रेस की ओर से छोटी छोटी लापरवाही या गलतियां हो रही हैं, इसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।